असा काय केम छो, कैसे हो आप लोग। मेरे बिना आपका मन बता रहा हूं मैं नहीं लग रहा होगा, इसीलिए मैं आ गया हूँ लेकर के एक झन्नाटेदार टॉपिक जिसका नाम है हीट ट्रांसफर। ठीक है, एक एक करके समझ लेते हैं कि क्या चीज है। बड़ा ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। हीट ट्रांसफर, हीट मतलब एनर्जी, ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर इज वी विल ट्रांसफर द हीट। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मोड्स मतलब क्या, किस किस तरीके से हीट ट्रांसफर हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। हम तो पहले क्या पढ़ रहे हैं, हीट ट्रांसफर। तो इसमें सबसे पहला जो हेडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड्स, क्या तरीके हो सकते हैं हीट ट्रांसफर के। तो मेरे दोस्तों यहां पर तीन मोड होते हैं हीट ट्रांसफर के। पहला मोड जो है उसका नाम है, आपने पढ़ा भी होगा क्लास 9 में। चलिए जल्दी से बताइए क्या नाम है, बताइए। सुरेश बताओ, रमेश, नावेद। अच्छा ठीक, मैं बताता हूं। पहला है, हाँ सही बोला बेटा नावेद, कंडक्शन। दूसरा है कॉन्वेक्शन। और तीसरा, हाँ सरला, सरला तुम सही बोल रही हो, तीसरा है रेडिएशन। राइट। तो तीन तरीके हैं, तीन मोड्स हैं जिनसे हीट को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसको समझने के लिए हम एक बहुत प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा एक एग्जांपल लेंगे और हर एक चीज को एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे। सपोज एक व्यक्ति है, भाई फिजिक्स में व्यक्ति का बड़ा महत्व है, आपको पता है। व्यक्ति नहीं होता तो क्या ही होता, ये इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर हमने ठंड का दिन है तो आग लगा रखी, ठीक है। और इस व्यक्ति के हाथ में एक रॉड रखती है, रॉड, मेटल रॉड सपोज, और वो आग में इस रॉड को टिकाया हुआ। और हाँ ऑब्वियसली यहाँ पर हवाएं भी चल रही है, चलिए जैसे हवाएं सनन सनन, इस तरीके से। बड़ा ही छोटा सा एग्जांपल है, इसी एग्जांपल से हम लोग पूरी तरीके से समझेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कंडक्शन से। अब आप मेरी बातों पे ध्यान देना और सोचते जाना जैसा मैं बोल रहा हूं। देखो, जैसे ही ये लड़का इस रॉड को इस आग में टिकाया हुआ, क्या उसको रॉड तुरंत गर्म लगी होगी क्या? अरे बोलो, नहीं, वो कुछ समय के बाद गर्म महसूस हुई होगी उसको, क्योंकि हीट धीरे धीरे, जैसे ही रॉड को टिकाया, धीरे धीरे यहां से हीट जब यहां आएगी तब इस रॉड के पर्टिकुलर पार्ट का टेम्परेचर बढ़ेगा और उसको वो पार्ट गर्म लगेगा। तो ये हो कैसे रहा है, इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे थोड़ा समझते हैं और कंडक्शन के बारे में और अच्छा आइडिया लेते हैं। तो इस रॉड का हमने जूम्ड व्यू बनाया है, जूम करके, जूम इन कर दिया रॉड। अब भैया रॉड तो बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है, तो मैं वो मॉलिक्यूल यहां पर बना दे रहा हूं इस तरीके से। ऐसे मैंने मॉलिक्यूल्स बना दिए और यहां पे क्या लगा है, आग, भाग मिल्खा भाग। अब क्या हो रहा है, देखो ध्यान से समझो। ये वाला पार्टिकल जो है वो आग के कांटेक्ट में है, तो पहले इसका टेम्परेचर बढ़ा होगा। जब मैंने आप लोगों को थर्मोमेट्री पढ़ाया था तो मैं बताया था कि टेम्परेचर जो होता है मॉलिक्यूल का एवरेज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होता है। तो जैसे इस पार्ट का टेम्परेचर बढ़ा, इस मॉलिक्यूल की एवरेज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और ये जो मॉलिक्यूल है वहां पर ऐसे वाइब्रेट करने लगा इस तरीके से, ऐसे ऐसे। तो सपोज ये रॉड का एक पार्टिकल है, यहाँ पे दूसरा पार्टिकल है, ये वाइब्रेट करके इससे कोलाइड कर जाता है, तो फिर ये वाइब्रेट करने लगता है। तो इसके वाइब्रेशन से एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हुई, इसके वाइब्रेशन से एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हुई, इसके वाइब्रेशन से एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हुई। इस तरह से वाइब्रेशन करते 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 ये इसकी काइनेटिक एनर्जी ये ले रहा है, ये ले रहा है, ये ले रहा है, धीरे धीरे यहाँ तक वो पहुंचा, इसका टेम्परेचर बढ़ा। इसका मतलब समझ आ रहा है, हीट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में, हायर टेम्परेचर से किसकी तरफ, लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो कुछ खास बातें यहाँ पर कंडक्शन में हम लोगों को समझनी है। सबसे पहला बात जो यहाँ पर मुझे कंडक्शन में आप लोगों को बताना है, कंडक्शन के अंदर थोड़ा मैं यहाँ पर इसमें
लाइन खींच दूं ताकि हम लोग डिफरेंशिएट कर पाए। बताइए क्या कंडक्शन में मीडियम की जरूरत पड़ रही है? हाँ, तो हम लोग लिख देंगे सॉरी कोरोना चल रहा भाई साहब, बच गए ना। क्या कंडक्शन में मीडियम की जरूरत पड़ सकती है? मीडियम रिक्वायर्ड है, हाँ ऑब्वियसली मीडियम रिक्वायर्ड है। अरे मीडियम मतलब जिसके थ्रू होकर के हीट पास हो रहा है। क्या यहाँ पर रॉड ही वो मीडियम है जिसके थ्रू होकर के हीट पास कर रहा है? हाँ, तो मीडियम रिक्वायर्ड है, मीडियम रिक्वायर्ड है, तो मैं मीडियम में टिक कर देता हूं कि रिक्वायर्ड है। दूसरी बात, कारण क्या है हीट के यहां से वहां जाने का, किस तरीके से जा रहा है? तो आप बोल सकते हो वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द कोलिजन। तो मैं लिख दूंगा वाइब्रेशन एंड कोलिजन। ये सब शॉर्टकट में चल रहा है। क्या कारण है? वाइब्रेशन एंड कोलिजन। तीसरी बात हम यहां पर ये करेंगे, ठीक है, मीडियम रिक्वायर्ड है, वाइब्रेशन कोलिजन हो रहा है। मुझे आप एक बात बताइए, ये जो मॉलिक्यूल था, क्या ये मॉलिक्यूल खुद बह करके यहां पर आ गया कि ये अपने जगह पे फिक्स है? बोलो मोनिका, मोनिका सो रही हो ना तुम? बोलो चलो। हाँ, सोते हुए भी सही जवाब दे रहे हो। ये वाला पार्टिकल यहां पर फिक्स है, सिर्फ ये वाइब्रेट कर करके अपनी एनर्जी जो है आगे की तरफ ट्रांसफर कर रहा है, जिसके चलते इसको एनर्जी मिल जा रही है। तो हम ये बोल सकते हैं, हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, नो फ्लो ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। मीडियम पार्टिकल्स का कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कन्वेक्शन की। मेरे ख्याल से कंडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। कन्वेक्शन की बात करते हैं। देखिए यहां पर एक और फिनोमिना हो रहा है। सॉरी, मैं इसका बाल बनाना भूल गया, बना देता हूं। ठीक है, तो एयर के पार्टिकल्स इस तरीके से हवा के साथ, मतलब विंड के जो पार्टिकल्स इस तरीके से चल रहे हैं। अब ये जो एयर पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ऐसे आगे की तरफ आ रहे हैं और आग से गर्मी लेकर के, यानी कि आग से एनर्जी खींच करके, यानी कि आग से हीट खींच करके इस व्यक्ति के पास पहुंचा रहे हैं। तो यहां से इस जगह से हीट इसके पास पहुंची ना, तो यहां पर भी तो हीट ट्रांसफर हुआ ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर भी हीट ट्रांसफर हुआ। तो इस वाले मेथड और इस वाले मेथड में क्या मोड में क्या डिफरेंस है? तो देखो यहां पर नो फ्लो ऑफ मीडियम पार्टिकल हो रहा था, जबकि यहां पर हीट के यहां से यहां जाने का कारण ही क्या है? मीडियम पार्टिकल का फ्लो होना, जबकि यहां पर वाइब्रेशन और कोलिजन था। तो हम लोग इसमें भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे भी मीडियम रिक्वायर्ड है। हाँ, मीडियम मतलब जिसके जरिए होकर के हीट जा रहा है, एयर पार्टिकल्स के थ्रू हीट जा रहा है ना, तो हम लोग बोलेंगे मीडियम इज, अगेन बोलो सारे बच्चे बोलो, मीडियम इज रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड? रिक्वायर्ड। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, क्या सचमुच में फ्लो हो रहा है पार्टिकल? हाँ, तो हम लोग लिख लेंगे देयर इज फ्लो ऑफ पार्टिकल। सचमुच में पार्टिकल फ्लो हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तीसरा पॉइंट, ये दोनों को मिला के मैंने एक साथ लिख दिया कि पार्टिकल का फ्लो भी है और कारण भी हीट ट्रांसफर का वही है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो कंडक्शन प्रोसेस है ना, वो सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस, सभी जगह कंडक्शन का प्रोसेस हो सकता है। सॉलिड में भी कंडक्शन होता है, लिक्विड में भी होता है, गैसेस में भी, जहां पे भी पार्टिकल वाइब्रेट कर सकते हैं। लेकिन कन्वेक्शन से प्रॉपर्टी है इसकी लिक्विड की और गैस की, क्योंकि देखो बहना पड़ता है ना, जहां पे मॉलिक्यूल्स बह सके वहां पे कंडक्शन होगा। तो ऐसा तो नहीं सॉलिड बह करके जाता है कभी, ऐसा तो होता नहीं। इसलिए हम बोल सकते हैं जनरली कन्वेक्शन जो है लिक्विड और गैस पे होता है। देखो एक और बात मैं आपको बता दूं, कन्वेक्शन के यहाँ पर दो पार्ट होते हैं। यहाँ पर लिख देता हूं मैं अलग से, ये कन्वेक्शन के दो पार्ट, एक होता है नेचुरल कन्वेक्शन और एक होता है आर्टिफिशियल। थोड़ा एडजस्ट कर लो, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जो खुद से हो जाए, खुद से हो जाए, उनको हम कहते हैं नेचुरल कन्वेक्शन।
खुद से बह रहा है, प्रेशर डिफरेंस है, हवा खुद से बह रहा है, समझ रहे हो ना। आर्टिफिशियल या फिर फोर्स्ड भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल यानी कि फोर्स्ड भी बोलते हैं। जैसे कि नेचुरल का एक एग्जांपल आपको बताऊं, पानी का उबलना। देखो सपोज यहाँ पे अपन ने आग जला दिया और पानी इस पर भर दिया ऐसे। अब क्या होता है, जैसे आपने पानी को गर्म कर दिया, गर्म करना शुरू किया, सबसे पहले जो नीचे वाला लेयर है ना वो गर्म हो जाएगा, गर्म होकर के वो हल्का हो जाता है, हल्का होकर के वो ऊपर उठ जाता है। अब ग्रेविटी के कारण क्या होगा, ये हल्का होकर के ऊपर उठ गया तो भारी वाला किधर आएगा, नीचे। तो ये जो भारी वाला लेयर है वो कहाँ आ गया, नीचे। फिर क्या होगा, ये वाला लेयर उठ जाएगा तो उसके ऊपर वाला लेयर आ जाएगा। इस तरह से धीरे 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 पूरा पानी बॉयल होता है। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर कैसा कन्वेक्शन है, नेचुरल की फोर्स्ड या आर्टिफिशियल? हाँ, ये एक नेचुरल कन्वेक्शन है जो ग्रेविटी के कारण हो रहा है, जो नेचुरल चीजें उनके कारण हो रहा है। दूसरा एक एग्जांपल जैसे दूं मैं, देखो आर्टिफिशियल या फोर्स्ड का एक एग्जांपल देते हैं। आप सब जानते हैं क्या, अपने गाड़ी के जो इंजन होते हैं, इंजन में अपन कूलेंट डालते हैं या पानी डालते हैं, पता है आपको, ताकि इंजन ठंडा रहे। तो उसमें होता क्या है, एक पाइप पूरे इंजन के थ्रू घुमा रहता है, गाड़ी के पूरे इंजन के थ्रू घुमा रहता है। अब क्या हो रहा है, पानी उस पाइप में बहता जाता है और इंजन से हीट कलेक्ट करता है बार बार और ला करके उसको निकाल देता है। फिर हर बार पानी घूम रहा है और हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हर बार पानी घूम रहा है और हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो क्या इस बार पानी खुद से घूम रहा है कि हमने कोई पंप वगैरह लगाया है घुमाने के लिए? जी हाँ, हमने पंप लगाया है ताकि पानी पूरे पाइप में घूमे और जितना भी हीट है इंजन का वो एब्जॉर्ब करे ताकि इंजन गर्म ना हो। तो इस तरह के जब मटेरियल का फ्लो हो, मटेरियल का फ्लो खुद से हो, नेचुरल चीजों के कारण हो, तो हम बोलेंगे नेचुरल कन्वेक्शन। और जबरदस्ती जब हम लोग करवाएं तो बोलेंगे कौन सा, आर्टिफिशियल या फिर फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो आई गेस कि दो मेथड आपको समझ में आ गए होंगे, दो मोड्स आपको समझ में आ गए होंगे हीट ट्रांसफर के। और आखिरी मोड जो है उसका नाम है मेरे दोस्तों रेडिएशन। जी हाँ, दिल थाम के बैठिए। रेडिएशन जो है, इसके लिए भी मैं यहां पर एक एग्जांपल बताता हूं। रेडिएशन जो है, इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं अगर आपको, ये मैं थोड़ा सा अलग कर लेता हूं। बहुत बड़ी बात है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। यहां पर मीडियम की जरूरत नहीं है, मीडियम की जरूरत ही नहीं है। तो ये कैसे फ्लो होता है, तो इसका कारण है फ्लो होने का EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू यहां पर जो होता है रेडिएशन होता है जिससे हीट ट्रांसफर होता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, बाकी इसको ब्रीफ में तो हम लोग पढ़ेंगे, आगे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ये आग जल रही है, ऑब्वियसली इस आग का टेम्परेचर 0 केल्विन से तो जाता होगा, टेम्परेचर 0 केल्विन से जाता होगा। और जब हम रेडिएशन पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा हर एक वो चीज जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है वो अपने अंदर से ये निकालता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये एनर्जी का एक फॉर्म है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता है। तो यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकाल रहा होगा कौन, ये आग, जिसको मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आपको मालूम होगा। देखो जब लाइट सन से अर्थ तक आता है तो बीच में कोई मीडियम होता है क्या, कि स्पेस भी है बीच में? हाँ, बीच में स्पेस भी है, बीच में वैक्यूम भी है, फिर भी वो आ जाता है ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप देखो कि इस चीज को चलने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो ये वेव इस तरह से चल करके इस व्यक्ति तक पहुंची होगी, इस व्यक्ति को फिर से हीट मिला होगा, इस व्यक्ति को फिर से गर्मी लगी होगी, मजा आया होगा जीवन का। तो यहां पर मेरे दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है, 3 मोड्स में जल्दी से बता दूं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में मीडियम जरूरत है, रेडिएशन कन्वेक्शन में मीडियम जरूरत है, रेडिएशन में मीडियम की जरूरत नहीं है। कंडक्शन में हीट फ्लो का कारण है वाइब्रेशन एंड कोलिजन, है ना। कन्वेक्शन में कारण है एक्चुअल फ्लो ऑफ मटेरियल, और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आई थिंक मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। अगर आपको लगता है मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकॉन, जो जो भी बोलते हैं ना सब लोगों, तुम लोग कर दो यार। तो जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में देखा था कि हीट ट्रांसफर के 3 मोड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में वो है कंडक्शन। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल लेता हूँ कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन को अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली कंडक्शन होने के लिए आपको क्या चाहिए, इस तरह से एक रॉड चाहिए, और रॉड के दोनों एंड पे आपको टेम्परेचर डिफरेंस अप्लाई करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सपोज इस तरीके से हमने 2 स्लॉट्स बना लिए,
स्लॉट को नाम दिया हमने सोर्स, स्लॉट को नाम दिया हमने सिंक। जैसे सोर्स और सिंक होते हैं, ठीक है, स्लॉट होते हैं, और इसके बीच में सपोज मैंने एक रॉड कनेक्ट कर दिया, राइट। सपोज सोर्स किसी टेम्परेचर TH पे है, मतलब किसी हायर टेम्परेचर पे, और सिंक किसी टेम्परेचर TL पे, करेक्ट है। तो क्या होगा, अगर ऑब्वियसली अगर TH बड़ा है TL से तो हीट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, ठीक है। तो अब रॉड के थ्रू जो हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्शन बोलेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस में जब हीट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, कुछ कहानी होती है, वो कहानी हमको समझना बहुत जरूरी है, जिसको स्टेडी और अनस्टेडी स्टेट के नाम से भी हम कहते हैं। तो उन चीजों को समझते हैं। चलिए एक काम करते हैं, सपोज हम ये मान लेते हैं कि सोर्स सपोज 100 डिग्री सेल्सियस पे था, मान लेते हैं सोर्स 100 डिग्री सेल्सियस था, और सिंक जहां रॉड का दूसरा छोर हमने लगाया, सोर्स जहां रॉड का पहला छोर लगाया और सिंक जहां रॉड का दूसरा छोर लगाया है, ये सपोज ये TL जो है वो सपोज वो 0 डिग्री सेल्सियस पे था, और जब रॉड को हम ला करके यहाँ पर लगा रहे थे तो रॉड सपोज ऐसे 20 डिग्री सेल्सियस पे था, ऐसे मान लेते हैं, ऐसा हुआ होगा, रॉड 20 डिग्री सेल्सियस पे हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं, इस रॉड को उठाकर यहाँ पर फिट कर रहे हैं। तो फिर जो चीज होने वाली है वो हम समझने वाले हैं कि क्या है, ठीक है। तो देखो इनिशियल लेवल पे क्या होता है मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। तो ये है भाई साहब 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब यहाँ पर बीच में क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो बीच में जो हो रहा है, हाँ चलो देखते हैं। तो सपोज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैं एक छोटा सा सेक्शन लेता हूँ, ऐसे छोटा सा सेक्शन लेता हूँ। सपोज सेक्शन का नाम दिया AB, ये A है और ये B है ना। अब क्या होता है, सपोज इस सेक्शन AB में कोई हीट एंटर किया Q। शुरुआती दौर पे हम एकदम बात कर रहे हैं ना क्या होगा, शुरुआती दौर पे बात कर रहे हैं कि क्या होगा। तो सोर्स 100 पे, सिंक 0 पे, रॉड 20 पे ला के लगाया, एक सेक्शन मैंने कंसीडर किया है AB, और उस सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। उस AB सेक्शन पे सपोज Q हीट एंटर किया। अब इस Q हीट का 3 भाग में बढ़ जाता है, Q1, Q2 और Q3। Q1 क्या है, लॉस ऑफ हीट इन रेडिएशन एंड कॉन्वेक्शन। देखो हम क्या चाह रहे थे, हम तो ये चाह रहे थे ना कि कंडक्शन हो, लेकिन देखो यहाँ पर जब ये हीट इधर से सप्लाई होकर क्या आ रही, मान लो हीट इस जगह से Q हीट आ रही है, और इसके पास जब वो Q हीट जा रही है तो उसमें कुछ पार्ट जो Q1 पार्ट है, सपोज Q1 पार्ट है, वो कहां चला जा रहा है, कन्वेक्शन और रेडिएशन में लॉस हो रहा है, क्योंकि कुछ तो यहाँ से रेडिएट भी हो रहा होगा ना हीट इस तरीके से। तो पहला पार्ट चला जा रहा है किसमें, कन्वेक्शन और रेडिएशन। सपोज सेकंड पार्ट Q2, ये यूज्ड टू इंक्रीज इट्स ऑन टेम्परेचर। मतलब क्या बोला सर आपने, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज इट्स ऑन टेम्परेचर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखो इस सेक्शन के बारे में आप ध्यान से सोचो। देखो अगर पूरे रॉड का टेम्परेचर 20 डिग्री अगर रहेगा मान लो, तो अगर हर एक रॉड के इस पॉइंट का भी 20 डिग्री है, इस पॉइंट का भी 20 डिग्री, इस पॉइंट का भी 20 डिग्री है, तो हीट ऐसे फ्लो ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि हीट तो तब फ्लो होती है जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। तो फिर टेम्परेचर का डिफरेंस ही नहीं तो हीट फ्लो ही नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि देखो रॉड ने अपने आप को एडजस्ट किया होगा। रॉड क्या कर रहा होगा, रॉड ऐसा चाह रहा होगा जो पार्ट एकदम सोर्स की कनेक्टिविटी में उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो, और जो पार्ट जो सिंक के कनेक्टिविटी में उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, और उसके बाद टेम्परेचर ऐसे डिक्रीज होता हुआ है। ये वाला पार्ट 100 डिग्री में हो, ये वाला 0 पे, और ऐसे डिक्रीज होता हुआ है, ताकि हीट हर बार इस वाले पोर्शन में सपोज जैसे यहाँ पर मान लेते हैं, सपोज यहाँ पर 90 हो जाए,
सपोज यहाँ पर 80 हो जाए इस तरीके से, तो 90 से 80 में हीट इस तरफ फ्लो हो रहा है ना, 90 डिग्री से 80 डिग्री की तरफ ऐसे हीट फ्लो होता चला जाएगा, है ना, ताकि हर बार टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन रहे और हीट बहता रहे। ये एक स्टेट अचीव होती है कुछ समय के बाद, इस स्टेट को कहते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट कहते हैं इसको। देखो आपको मैं फिर से बता दूं, ऐसा क्यों होना चाहेगा, क्योंकि अगर हीट को फ्लो होना है इस जगह से इस जगह, तो हर बार टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। अगर वो रॉड पूरा बीच में रहेगा तो हीट उसमें से फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि रॉड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हीट फ्लो करके तभी जाएगा जब वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस हो, इस पार्ट में ज्यादा टेम्परेचर हो, दूसरे पार्ट में कम टेम्परेचर हो। और ये तो इसके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में, तो यहाँ का इसका 100 होना ही पड़ेगा, इसको 0 होना ही पड़ेगा, और बाकी इस तरह से अपने आप को लीनियरली सेट कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस जगह तक आने से पहले क्या कार्यक्रम हो रहा है, इस स्टेबल स्टेट, रॉड जब स्टेबल स्टेट में आएगा उसके पहले क्या कार्यक्रम हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो वही मैं आपको बता रहा था कि जो ये हीट क्यू इसको मिला है एबी सेक्शन को, जैसे हमने लगाया एबी सेक्शन को जो क्यू हीट मिला है उसमें से कुछ हीट कहां लॉस हो गया, रेडिएशन और कन्वेक्शन में। तो जो बचा हुआ हीट है वो क्यों यूज हुआ, देखो इसको 20 डिग्री तो नहीं रहना, सपोज 80 डिग्री बनना चाहता है मान लेते हैं, तो इसको कुछ हीट चाहिए होगा ना अपना खुद का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। जी हाँ, देखो ये इसी तरीके से, जैसे मान लो आप मटका जानते हो ना, मटका, तो मटके के मटेरियल का मान लो आपने एक पाइप बना दिया और पाइप में आपने पानी डाल दिया, तो कुछ पानी तो पहले पाइप खुद सोख लेगा ना, मिट्टी का है, उसके बाद फिर वो पानी को बहने देगा ना। ठीक उसी तरीके से कुछ हीट ये पहले ले लेता है खुद ही, ताकि अपना टेम्परेचर वो क्या कर सके, बढ़ा सके और अपने आप को इस स्टेबल स्टेट में एडजस्ट कर सके। तो बताइए क्या अभी ये स्टेबल स्टेट में है कि स्टेबल स्टेट में जाने की तैयारी कर रहा है? हाँ, अभी ये स्टेबल स्टेट में जाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए अभी जो ये स्टेट है उसको हम लोग बोलेंगे अनस्टेडी स्टेट या अनस्टेडी स्टेट होना चाहिए, स्टेबल नहीं, अनस्टेडी स्टेट होना चाहिए। तो ये अभी अनस्टेडी स्टेट में है और वो तैयारी कर रहा है कहां जाने के लिए, स्टेडी स्टेट में जाने के लिए। आपको मेरी बात क्लियर हो रही होगी मेरे ख्याल से। अच्छा, अब बात कर लेते हैं Q3 कौन सा हीट है। तो Q3 वो हीट है जो AB ने ट्रांसफर किया, हीट ट्रांसफर्ड टू नियर बाय सेक्शन, है ना। देखो अब मेरी बात समझो, Q1 हीट तो कहां लॉस हो गया, कन्वेक्शन और कंडक्शन में। Q2 हीट खुद इसने ले लिया, Q2 खुद ले गया, वो अब खुद में एब्जॉर्ब हो गया, और Q3 हीट बगल वाले को चला गया H। तो हम यहाँ पर ये जरूर लिख सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं अपन, बताइए, अनस्टेडी स्टेट की। ठीक है, हालांकि अनस्टेडी स्टेट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अपने को समझना पड़ता है, कई बार सवाल पूछ लेता है अनस्टेडी स्टेट से भी, थोड़ी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। मैं एक बार पूरी कहानी फिर से सुनाता हूँ, देखो ध्यान समझो। रॉड लाया, रॉड को मैंने सोर्स और सिंक से कनेक्ट कर दिया। मुझे पता है जब तक रॉड का टेम्परेचर एक पैटर्न में सेट नहीं जाता, सोर्स की तरफ हायर से लेकर के सिंक की तरफ लोअर की तरफ, इस तरह से इस पैटर्न में इसको सेट होना ही है। जब तक वो सेट नहीं हो जाता तब तक वो क्या करेगा, जितनी भी हीट उसके पास आएगी किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन के पास, वो हीट तीन तरीके से यूटिलाइज करेगा। पहला हीट वो लॉस करेगा रेडिएशन और किसमें, कन्वेक्शन में। दूसरा हीट वो खुद के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए लगेगा, और जो बचा कुचा हीट रहेगा उसी को वो ट्रांसफर करेगा, है ना। हम चाह रहे हैं कंडक्शन हो, तो कंडक्शन सिर्फ Q3 अमाउंट ऑफ हीट का हो पा रहा है, बाकी Q1 और Q2 का अभी तो नहीं हो पा रहा है। तो अभी हम बोलते हैं कि रॉड अनस्टेडी स्टेट में। कौन से स्टेट में, अनस्टेडी स्टेट में। तो बताइए ये कितने समय तक चलता रहेगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये पैटर्न सेट नहीं हो जाता। ये Q2 हीट यूज कर करके 90 तक नहीं आ जाता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, या 80 तक, जो भी सेक्शन हो उसके हिसाब से सेट नहीं हो जाता। तो क्या होता है, कुछ समय तक ये प्रोसेस चलने के बाद, अनस्टेडी चलने के बाद, कुछ समय के बाद ये स्टेडी स्टेट आ जाता है। तो हमारे सिलेबस में भी मोस्टली स्टेडी स्टेट के बारे में ही काम करना है, स्टेडी स्टेट के बारे में ही पढ़ना है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि स्टेडी स्टेट में क्या होता है और क्या क्या assumptions मान करके हम लोग चलेंगे ड्यूरिंग द कंडक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया कि अनस्टेडी स्टेट क्या है। अनस्टेडी स्टेट में हमने देखा था कि जो हीट है Q, वो तीन पार्ट में काम आ रही है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर आपको याद होगा तो Q1
लॉस हो रहा था कन्वेक्शन और रेडिएशन में लॉस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम कराना क्या चाह रहे हैं, कंडक्शन, ठीक है। Q2 वो हीट था जो खुद एब्जॉर्ब कर रहा था, Q3 वो हीट था वो नियर बाय सेक्शन को ट्रांसफर कर दे रहा था। आप हमेशा याद रखो हमारे लिए स्टेडी स्टेट क्या है, हमारे लिए स्टेडी स्टेट वो है जब Q1 और Q2 जीरो हो जाए, Q1 और Q2 जीरो हो जाए। Q1 जीरो हो जाए मतलब हमने कुछ ऐसा जुगाड़ डाला, देखो यहाँ पे आप समझो ध्यान, यहाँ पर कुछ ऐसा एक मटेरियल लगा दिया कि यहाँ से ना तो रेडिएशन हो रहा है इस रॉड से और ना ही क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है। तो अगर इस रॉड से इस सेक्शन के पास अगर Q हीट आ रहा है AB के पास और हमने कोई एक ऐसा मटेरियल यहाँ पर डाल दिया तो ना तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है और ना ही कन्वेक्शन हो रहा है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि Q1 को जीरो कर सकते हैं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके, और ऐसा हम मानते हैं हमेशा। तो पहला असम्पशन ये रहता है हमारा कि कन्वेक्शन एंड रेडिएशन लॉसेस आर जीरो। ये पहला असम्पशन हम लोग मान करके चलिए, समझ में आ रहा है। ये स्टेडी स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो, हंसते हुए सुनो, गाते हुए सुनो, लेकिन याद जरूर रखो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं Q2 जीरो कर देना है। Q2 जीरो करने का मतलब क्या है, आपको याद होगा कि ऐसा एक पैटर्न सेट करने के लिए बोल रहा था मैं, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस के लिए और यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस, ये सोर्स वाला सिंक वाला पॉइंट हो जाता था और ये सोर्स वाला पॉइंट हो जाता था। ऐसा एक पैटर्न सेट करना था अपने, करेक्ट है ना, ऐसे 100, 90, 80 एंड सो ऑन 0 इस तरीके से करना था। तो देखो स्टेडी स्टेट आने का मतलब ही ये है कि जितना जितना टेम्परेचर जहां जहां सेट होना था उतना उतना टेम्परेचर वहां वहां सेट हो चुका है। इसका मतलब ये है Q2 की अब और जरूरत नहीं है, Q2 तो वो अमाउंट ऑफ हीट था जो लग रहा था खुद का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। लेकिन सपोज एक ऐसा समय आ गया जिस समय को हम स्टेडी स्टेट कह रहे हैं, उस समय पे हर एक जगह का जितना जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड था सेट होने के लिए वो टेम्परेचर सेट हो चुका है। अब वो अपना टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं। सपोज ये 100 है तो 90 है तो 80, ये सेट हो चुका है, ये सेट हो चुका है। अगर ये सेट हो चुका है तो खुद का हीट बढ़ाने के लिए सेल्फ है ना, सेल्फ टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो कोई भी हीट नहीं ले रहा है ना, कोई भी हीट नहीं ले रहा होगा तो Q2 भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ध्यान से समझना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर ऑफ ईच सेक्शन ऑफ रॉड, मैं सेक्शन की बात कर रहा हूं ना, मैं हर जगह की नहीं बोल रहा हूं, इस सेक्शन की पर्टिकुलर अपना अपने सेक्शन की बोल रहा हूं। तो द टेम्परेचर ऑफ ईच सेक्शन ऑफ रॉड रिमेन्स कांस्टेंट। स्टेडी स्टेट में आने के बाद वो हर एक पोर्शन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। हर एक सेक्शन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन हाँ मैं बोलूं इस सेक्शन का इस सेक्शन का सेम टेम्परेचर है क्या, नहीं। तो ये डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान से समझो। हर एक जगह का, जैसे यहाँ का 100 है तो 100 ही रहेगा, यहाँ का 90 है तो समय के साथ नहीं बदलेगा, 90 ही रहेगा। यहाँ पर 80 तो समय के साथ 80 रहेगा। लेकिन यहाँ 90, यहाँ 80, यहाँ 70 है तो चेंज है ना। रॉड के अलग अलग जगह पे अलग अलग है, लेकिन जिस जगह पे जितना है उस जगह पे उतना ही है। इसको हम लोग कहेंगे स्टेडी स्टेट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। द टेम्परेचर ऑफ ईच सेक्शन ऑफ रॉड रिमेन्स कांस्टेंट, ये सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट, भाई साहब इस पार्ट से ही बहुत सारे सवाल बनेंगे। ये थर्ड पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट, लेकिन थर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है, अगर देखो Q1 और Q2 जीरो हो गया तो मैं क्या लिख सकता हूं, Q इक्वल टू Q3 लिख सकता हूं क्या। Q इक्वल टू Q3 मतलब क्या है, ए बी सेक्शन में जितना हीट आ रहा है Q, उतना ही हीट वो बगल वाले को ट्रांसफर कर दे रहा है। तो भाई साहब ये तो बढ़िया पाइप बन गया है। जैसे पाइप में क्या होता है, जितना पानी आता है उतना पानी निकल जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो यहां पर भी देखो ए बी सेक्शन में अगर स्टेडी स्टेट अचीव हो गया है तो जितना हीट आएगा उतना हीट जाएगा, अपना टाइम आएगा। समझ रहे हो ना। तो जितना हीट एबी सेक्शन को मिल रहा है उतना हीट एबी सेक्शन बगल वाले में पास कर दे रहा है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन स्टेडी स्टेट हीट गिवन टू अ सेक्शन
will be equal to heat passed to the nearby section। बस अब आप समझ लो, इस सेक्शन को जितना हीट मिला है वो उतना ही हीट बगल वाले को पास कर देगा, क्योंकि कुछ भी लॉस नहीं हो रहा, कुछ भी वो सेल्फ यूज में नहीं ले रहा है। तो इस स्टेट को स्टेडी स्टेट कहते हैं। आपको स्टेडी स्टेट में किन किन बातों का ध्यान रखना है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि कोई भी लॉस नहीं होगा, कंडक्शन कन्वेक्शन हम ऐसा कुछ जुगाड़ लगाएंगे, ऐसा कुछ सेटअप वहां पर लगाने वाले हैं हम। दूसरी बात, हर एक जगह का टेम्परेचर जो होगा सेट होगा 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0 इस तरह से सेट हो जाएगा। वो समय के साथ नहीं बदलेगा, एक जगह का 90 है तो 90 ही रहेगा। लेकिन हाँ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि रॉड के लेंथ में चलने पे टेम्परेचर बदल रहा है, लेकिन समय के साथ किसी भी एक सेक्शन का टेम्परेचर कभी चेंज नहीं हो रहा है। और तीसरी बात क्या है मेरे दोस्तों, अगर Q1 Q2 0 है तो Q इक्वल टू Q3 है। इसका मतलब क्या है, जितना हीट AB सेक्शन को मिल रहा है उतना ही हीट वो वापस से छोड़ दे रहा है, निकाल दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जितना हीट आएगा एक सेक्शन के पास, सेक्शन से उतना ही हीट जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर स्टेडी स्टेट आपको समझ में आ गया है तो अब हम लोग आगे चल सकते हैं। आइए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया कि स्टेडी स्टेट क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग एक टर्म की बात करने वाले हैं हीट ट्रांसफर चैप्टर में, रेट ऑफ हीट फ्लो की बात कर रहे हैं। और एक बात आप ध्यान से समझिए, जो भी हम लोग ये बात कर रहे हैं रेट ऑफ हीट फ्लो या फिर हीट करंट जिसको हम लोग बोलने वाले हैं, वो सबका सब हम लोग स्टेडी स्टेट में बात करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में स्टेडी स्टेट ही मेंशन्ड है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोल रहे तो आपको भी क्या समझ करके चलना है कि वो चीज स्टेडी स्टेट की ही है। तो रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है कि हीट पर यूनिट टाइम कितना जा रहा है किसी भी रॉड से, कितना हीट पर यूनिट टाइम जा रहा है। सपोज अब मैं ऐसा बना दूं कि एक रॉड है मेरे पास, ठीक है। ऐसे सपोज इस जगह टेम्परेचर TH है, इस जगह टेम्परेचर TL है, ऐसा सेट हो गया। मैं सोर्स सिंक नहीं बना रहा हूं, आपको समझना चाहिए। तो इस जगह से जो हीट फ्लो हो रहा होगा स्टेडी स्टेट में, क्योंकि हर जगह से सेम हीट फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि हर एक सेक्शन में जो जितना हीट आता है उतना हीट वो बगल वाले को देता है, जितना हीट आता है उतना हीट बगल वाले को दे देता है। समझ लो ना? तो स्टेडी स्टेट में जितना हीट आएगा पर यूनिट टाइम में उतना ही हीट जाएगा। समझ लो? तो हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं हीट पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dQ/dt बात कर रहे हैं, छोटे से टाइम में कितना हीट आया, ठीक है ना। तो इसको ही हम लोग हीट करंट बोलेंगे, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, हीट करंट या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट रेट पर यूनिट टाइम। इसको मैं जो है अपने तरीके से ऐसे शो करने वाला, देखो Q लिख करके ऊपर एक बिंदु लगा दूंगा, बिंदु लगा दूंगा। तो इसको अपने को समझना होगा, ये हीट नहीं है, हीट करंट है, रेट ऑफ हीट फ्लो है, हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम है। जैसे पहले इलेक्ट्रिक करंट होता था चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, उसी तरीके से हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो हम लोग रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, क्यू बिंदु की बात कर रहे हैं। क्यू बिंदु मैं इसको बोलूंगा, ठीक है ना। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि ये जो क्यू बिंदु है, आप इसको देख लेना, है ना। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है। सपोज हमारे पास एक रॉड है जिसका लेंथ L है ना, और जिसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया आप सब समझते ही होंगे, जैसे आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, है ना। वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, जैसे मान लो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, इस चौक को मैं काट दूं तो यहां से जो एरिया मिलता है ना, उसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये ए है। तो इसमें हीट का जो रेट फ्लो है वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो देखो रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब हीट पर यूनिट टाइम किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले इस पे डिपेंड कर रहा है कि TH माइनस TL कितना है, TH माइनस TL कितना है। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा रॉड के एंड्स में, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ हीट फ्लो होगा। अब आप समझो, मान लो मेरे पास पानी के 2 टंकी रखे हुए हैं, एक टंकी यहाँ दूसरा यहाँ, इसको पाइप से जोड़ दो तो कुछ करंट फ्लो नहीं होगा, पानी नहीं बहेगा। लेकिन जैसे जैसे मैं इसका डिफरेंस बढ़ाता जाऊंगा, हाइट का डिफरेंस, उसी तरह से जल्दी ज्यादा पानी जाएगा ना, जल्दी पानी जाएगा तो पानी का करंट यानी कि वाटर करंट बढ़ेगा। उसी तरीके से जितना ज्यादा आप टेम्परेचर डिफरेंस रखोगे, यहाँ पे एकदम ज्यादा, यहाँ पे एकदम कम, तो हीट फ्लो जल्दी होगा। ओम्स लॉ आपको याद होगा, ऐसे टाइप का कुछ पढ़ेगा अपन। दूसरी बात, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसका लेंथ कितना है। तो लेंथ जितना ज्यादा होगा हीट फ्लो का रेट उतना ही कम होगा, क्योंकि ज्यादा समय लगेगा ना उसको उतना दूरी तय करने पे। तो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरी बात, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा जगह मिलेगा, जल्दी से भागेगा हीट, रेजिस्टेंस कम होगा।
तो आप इन्हीं सब बातों को ध्यान से समझते हुए देखिए, यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा। मैं फॉर्मूला क्या लिख रहा हूं कि ये जो क्यू बार है, ये क्यू बिंदु है, वो किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। तो मैं ऐसे लिख दूं इसको, TH माइनस TL अपॉन L इंटू A। क्या ऐसे समझ में आ रहा है आपको? आपको पता है जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हुए कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट मैंने यहाँ पर लगा दिया। इस कांस्टेंट का कुछ एक नाम है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी इज हार्डकोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल डिपेंडेंट है ओनली। अगर मटेरियल अगर पूरे रॉड का सेम है तो हर जगह सेम के होगा। कि इस कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, इसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। जैसे पहले अपने 10th में रेजिस्टिविटी पढ़ा था, उसी तरह से हम कहेंगे इसको क्या, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है? तो आंसर है कंडक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये हमारा रेट ऑफ मतलब हीट फ्लो का ये बेसिकली आप देखा जाए तो इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है ना? अब आप समझो, यहां से अपन यहां जाते हैं, इस सेक्शन में यहां पर देख रहे हैं थोड़ा बहुत इनकी यूनिट्स की अगर बात करें, यूनिट्स की बात करें तो ये इसका क्या यूनिट होना चाहिए पहले मुझे ये बताओ। ये एक्चुअल में है क्या? ये तो है हीट पर यूनिट टाइम। अच्छा, हीट का यूनिट क्या होता है? कैलोरी या जूल, जो भी बोल सकते हो। तो जूल पर सेकंड है ना, जूल पर सेकंड, जिसको वॉट भी बोलते हैं, आपको मालूम होगा। जी हाँ, तो इसका यूनिट है वॉट, जूल पर सेकंड या फिर वॉट। किसका यूनिट? इसका, हीट फ्लो का। ठीक है, अच्छा तो चलो, तो रेट ऑफ हीट फ्लो में हमने देखा था कि ये Q डॉट जो हम वहां पर ऊपर लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ये होता है हीट पर यूनिट टाइम। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं, Q डॉट का मतलब होता है हीट पर यूनिट टाइम। ऐसा होता है कि मतलब इसको ऐसा भी बोलते हैं, हीट करंट बोलते हैं, कि यूनिट टाइम में कितना हीट फ्लो हुआ। जैसे चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता था? इलेक्ट्रिक करंट। वैसे ही हीट पर यूनिट टाइम हीट करंट होता है। इसको मैं Q बिंदु से दिखाऊंगा। ठीक है, क्यू बिंदु मैं बोलता हूं अपने शब्दों में, आपको जो मर्जी आप बोल सकते हो। ये नोटेशंस मैंने दिया है यहाँ पर। इसका फॉर्मूला KTH माइनस TL L अपॉन A होता था, जहां पर K कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल है। ये हमने अभी जस्ट देखा है थोड़ी देर पहले। तो अब आप सोचो कि इनकी यूनिट्स क्या क्या होंगी। सबसे पहले मैं इसका यूनिट देखना चाहता हूं। तो इसका यूनिट क्या होगा? देखो, इसका यूनिट हीट का यूनिट हम लिख सकते हैं जूल, और टाइम का लिख सकते हैं सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड, इसको वॉट भी कहते हैं। वॉट पावर का यूनिट होता है, तो इसका यूनिट भी वॉट होगा। वॉट, जूल पर सेकंड या कैलोरी पर सेकंड, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अभी इसका यूनिट हो गया वॉट। अच्छा, टेम्परेचर डिफरेंस यूनिट क्या होगा? केल्विन होगा या डिग्री सेल्सियस होगा। डिफरेंस है तो फर्क ही नहीं पड़ता, डिग्री सेल्सियस या केल्विन हो, क्योंकि चेंज डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में सेम होता है, मैंने बताया आपको। लेंथ का यूनिट होगा मीटर और एरिया का होगा मीटर स्क्वायर। बेसिकली मैं इतना सब कुछ क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं इस के का यूनिट जानना चाह रहा हूं। यूनिट ऑफ के, कंडक्टिविटी का क्या यूनिट है? तो कंडक्टिविटी का यूनिट अगर निकालना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो के का यूनिट जो हो जाएगा, इसका यूनिट क्या है? देखो वॉट, 1 मीटर ऊपर जाएगा इनटू मीटर, डिवाइड बाय ये मीटर स्क्वायर नीचे आएगा इनटू मीटर स्क्वायर, और ये वाला भी नीचे आएगा, इसको केल्विन ले लेते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? वॉट पर मीटर पर केल्विन। तो ये यूनिट है किसका? कंडक्टिविटी का, वॉट पर मीटर पर केल्विन, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा ही आसान है। इसका यूनिट हार्डकोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। TH TL क्या है तो मैं एक बार बता दूं। ऐसा अपन ने क्या किया था, एक बनाया था और यहाँ पर सोर्स था, सोर्स का टेम्परेचर TH था, हाई टेम्परेचर में था, और ये सिंक था, सिंक का टेम्परेचर TL था, ये लेंथ L था, एरिया A था, है ना, रॉड की कंडक्टिविटी K है। तो ये फॉर्मूला होता है। अब एक बात आप मुझे बताएं, मतलब मैं आपको बताऊंगा, आपके बताओगे, ध्यान से सुनो ये बात। ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर जो लिखा है, ये ओनली यूज करेंगे हम, देखो बड़े बड़े अक्षर में लिखूंगा, ओनली यूज इफ रॉड इज यूनिफॉर्म। मतलब क्या है रॉड इज यूनिफॉर्म का?
हम लोग धीरे धीरे समझेंगे इस बात को। अगर रॉड यूनिफॉर्म है तभी हम इसको यूज करेंगे। रॉड इज यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, यहां से जब मैं यहां आ रहा हूं तो देखो रॉड का एरिया हर जगह सेम होना चाहिए, इस तरीके से यूनिफॉर्म होना चाहिए, नहीं तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। उस समय हम उसमें एक दूसरा अप्रोच लेते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा उस समय क्या अप्रोच होगा, वो तो डिस्कशन का टॉपिक ही नहीं है। अभी तो सिर्फ ये समझे कि इस फॉर्मूला को कब लगाएंगे, ओनली यूज इफ रॉड इज यूनिफॉर्म। तो रॉड यूनिफॉर्म है तब यूज करेंगे। अच्छा यहाँ पर हर जगह के सेम है, मतलब हर जगह मटेरियल सेम है ना, तो मटेरियल सेम हो और एरिया सेम हो थ्रू आउट द लेंथ, तब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को क्या करेंगे, यूज करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बेसिस पे, इस फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आप एक बात समझो, ये चीज जो है ना, ये चीज, ये पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि 10th क्लास में जब हम लोग पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, उसी तरह से पूरा रिलेट करके हम लोगों को पढ़ना है इस चीज को, और तभी ये काफी आसान होता है पढ़ना। नहीं तो अगर आप इसको ढंग से नहीं पढ़ोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करके, तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी जा सकता है। इसलिए मैं क्या करूंगा, अभी इसके बाद में क्या करूंगा, इस रेट ऑफ हीट फ्लो को और करंट को रिलेट करता जाऊंगा, एनालॉजी करता जाऊंगा कि कैसे दोनों रिलेटेड है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे रिलेटेड है। तो आपको पता ही है जैसे कि जो अपना हीट करंट है और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो आपस में रिलेटेड है। तो अब हम लोग देखते हैं किस तरह से रिलेटेड है। सबसे पहले अगर मैं लिखूं करंट, पहले मैं इस तरफ लिखूंगा जो हम लोग पहले जानते थे, ओम्स लॉ से आप जानते थे पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई आर होता था, याद है आपको, याद होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, कोई एक वायर के अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस आर है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस बोलते थे हम, वी जो होता था पोटेंशियल का डिफरेंस होता था। पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब अगर यहाँ पोटेंशियल वी और यहाँ पर जीरो है, तब हम लोग इसको लिखते थे कि डिफरेंस वी है, पोटेंशियल डिफरेंस वी होता था। तो अगर यहां से मैं आई की वैल्यू लिखूं तो आई इक्वल टू क्या लिखते थे, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। वैसे ही देखो यहाँ पर करंट कैसे लिख रहे हैं, ये वाला हीट करंट, इसको लिखेंगे जैसे वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता था, किसके क्रॉस, वायर के क्रॉस। हमको यहाँ पर रॉड के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है, ये TH और ये TL, ऐसा अप्लाई करना पड़ता है ना, हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, इस तरीके से अप्लाई करना पड़ता है, तभी तो हीट का फ्लो हो पाता है। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है बैटरी के थ्रू, वैसे यहाँ पर करंट का फ्लो हो पाता है, चार्जेस का फ्लो हो पाता है, वैसे यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस अप्लाई करने से हीट का फ्लो हो पाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे, है ना, इसके फॉर्मूले में देखो ऐसे टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, TH माइनस TL आना चाहिए ऐसे, है ना। और अपने को पहले फॉर्मूला पता है KA/L, ये फॉर्मूला होता था अपना हीट का, याद है आप लोगों को। इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा अपने तरीके से लिखना चाहूंगा, V/R वाले तरीके से। देखो V किसके एनालॉगस है, एनालॉगस मतलब किसके कंपेरेबल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ये करंट आ रहा था, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ये करंट आ रहा है। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, Q इक्वल टू ऐसा लिखूं तो कैसा लगेगा, आप लोग को बुरा मत मानना है ना किसी भी बात का, TH माइनस TL मतलब टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय L/KA। इस KA को नीचे लेके बाद में फिर ऊपर जा सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर आप कंपेयर करो तो यहां पर जो रेजिस्टेंस था, इसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते थे, याद है, इसका यूनिट क्या होता था, ओ बहुत बढ़िया। वैसे ही यहां पर ये जो चीज आ रही है नीचे, ये भी रेजिस्टेंस जैसा है, इसको मैं RT बोलूंगा, इसका नाम है थर्मल रेजिस्टेंस, याद रखो। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है, RT का फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना है L/KA। अच्छा, अब आपको यहाँ पे याद दिलाता हूँ, यहाँ पर अपन पढ़ते हैं R इक्वल टू ρL/A, याद है। इसको बोलते थे रेजिस्टिविटी और इसको बोलते थे कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का उल्टा ही तो कंडक्टिविटी होता है, इसका तो कंडक्टिविटी नीचे आ गया, आप मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो। तो इसको हम कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, क्या कहते हैं, थर्मल। अच्छा, अब अगर आपको कोई पूछे कि इस थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, तो देखो ये चीज ही तो थर्मल रेजिस्टेंस है, तो इसका यूनिट क्या होगा, केल्विन पर वॉट होगा। क्या होगा, केल्विन पर वॉट। क्यों, क्योंकि इसका यूनिट केल्विन होगा, ये थर्मल रेजिस्टेंस ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, इसका यूनिट वॉट है,
तो केल्विन पर वॉट होता है अपना क्या, थर्मल रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हम लोग इन चीजों को रिलेट कर सकते हैं। पूरा का पूरा ये जो आपका हीट फ्लो है वो पूरा पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या होता है, रिलेटेड होता है। वैसे ही जैसे आप थोड़ा बहुत और भी चीज जानते होंगे, अगर इस तरीके से रेजिस्टेंसेस है तो उनको किस में बोलते हैं, सीरीज में। इस तरीके से रेजिस्टेंसेस होंगे तो उसको किस में बोलते हैं, पता होगा आपको, बताइए जल्दी से, पैरेलल में। तो ये सारी बात हम लोग करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से साफ करते हैं और देख। तो चलो अब हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन एंड एनालॉजी। इसका मतलब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जैसे रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से हमारे हीट ट्रांसफर में कैसे सवाल आने वाले हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया हुआ है, देखो न्यूमेरिकल में हम थोड़ा थोड़ा एंटर कर रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझेंगे, रिलेट करके हीट को समझेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझेंगे, रिलेट करके हीट को समझेंगे। बड़ा ही आसान होगा इस तरीके से। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले बताइए सीरीज में है, तो सीरीज में हमको पहले करंट निकालना है कि टोटल सर्किट से कितना करंट आ रहा है, ये निकालना है हमको। क्या क्या दिया हुआ है पहले डिस्कस कर लेते हैं। 6 ओम का एक रेजिस्टेंस है, 3 ओम का एक है और 1 ओम का एक है, और यहाँ पर 100 वोल्ट की बैटरी लगी। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है मेरे को। तो अगर मैं सबसे पहले पूछूं इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो आप क्या बताओगे, आर इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि सीरीज में सबको पता है, माँ कसम खा दो अगर नहीं पता हो। नहीं पता हो बेटा, आपके जीवन का कोई मतलब नहीं बेटा। तो ये 10 ओम का यहाँ पर हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट आता है तो आई होता है V, मतलब बैटरी का जो पोटेंशियल होता है V अपॉन आर इक्विवेलेंट। इस फॉर्मूले में रख देंगे तो V की वैल्यू कितनी है 100 अपन आर इक्विवेलेंट कितना है 10, तो करंट कितना हो गया 10 एम्पियर। बहुत ही आसान है सर, क्या बात, मजा आ गया। तो 10 एम्पियर का यहाँ पर क्या हो गया, करंट हो गया। अब आपको देखना थोड़ा मजा आएगा और समझ में भी आएगा। अच्छा करंट निकालना, और क्या निकालना है, इसका मतलब डेल्टा V6 मतलब 6 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। डेल्टा V3 मतलब 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। डेल्टा V1 इसका मतलब 1 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। VA VB मतलब यहाँ और यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, A का क्या पोटेंशियल और B का क्या पोटेंशियल। चलो एक एक करके समझते हैं। मैं पहले इस वाले चीज को अच्छे से यहाँ पे बना देता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 100 और यहाँ पर लिख रहा हूँ 0। क्यों, क्योंकि बैटरी क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो बना रहा है ना। तो अगर यहाँ पर मैं 100 लिख दूं, यहाँ पर 0 लिख दूं, तो ये बैटरी क्या, बैटरी का काम ही पोटेंशियल डिफरेंस बनाना होता है। तो ये कितने का पोटेंशियल डिफरेंस बना रहा है, देखो यहाँ पर हमारा 0 थे, यहाँ पर आया तो 100 हो गया, तो बैटरी ने 100 का पोटेंशियल डिफरेंस बनाया है ना। मतलब ये वाला जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट से 100 ज्यादा है ना, इस पूरे में 100 का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, बस यही बात है 100 का। अच्छा करंट कितने का फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है कितने का, 10 एम्पीयर का। ये 6 का है, ये 3 का है और ये 1 का है। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो आप बोलोगे फॉर्मूला होता है IR, पढ़ा ही हमने, V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। पोटेंशियल ड्रॉप अगर निकालना है तो I और R को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो I कितना है यहाँ पर 10 और R कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा 60 वोल्ट। तो यहाँ पर ड्रॉप 60 वोल्ट का हो गया। अच्छा सीरीज में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग सीरीज सर्किट पढ़ते हैं तो करंट हर जगह सेम होता है। यहाँ पे जो करंट जाएगा यहाँ पे भी वही जाएगा, यहाँ पर भी वही जाएगा। बस ये होगा कि करंट की धीरे धीरे एनर्जी कम होगी। पोटेंशियल मतलब ऐसा समझ लो कि वो एनर्जी से रिलेट होता है। तो धीरे धीरे करंट की एनर्जी कम होगी, यहाँ से जब वो करंट यहाँ आएगा तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी, फिर वो बैटरी से एनर्जी लेगा फिर घूमेगा। इस तरीके से करंट चलता है, ठीक है। तो अब आप समझो यहाँ पे 60 वोल्ट का आ गया। और ऐसे ही यहाँ पर IR करो, V इक्वल टू IR, I कितना है 10 और R कितना है 3, तो यहाँ पर कितने वोल्ट का हो गया 30 वोल्ट का। और वैसे यहाँ पर अगर आप देखना चाहोगे तो I कितना है 10 और R कितना है 1, तो इधर कितने वोल्ट का हो गया 10 वोल्ट का। अब टोटल जोड़ लो तो 60 30 90 90 और 10 100, तो 100 का ड्रॉप भी तो हुआ ना। वही 100 का ड्रॉप हमने ये निकाला कि यहाँ कितने का हो, यहाँ कितने का हो और यहाँ कितने का हो, बस करंट निकाल करके। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर पोटेंशियल दिया है क्वेश्चन में 100 और यहाँ पर 0 है, तो बताओ यहाँ का क्या पोटेंशियल होगा। जैसे इनका आंसर तो निकाल लिया, इसका ये है, इसका ये है और इसका ये आंसर है।
अब मुझे ए पॉइंट और बी पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है, तो कैसे निकालेंगे ए पॉइंट और बी पॉइंट पे पोटेंशियल? तो काफी आसान है। यहाँ पर 100 था, यहाँ पे ड्रॉप कितने का हुआ देखो जल्दी से बता दो, 60 का। हमारे पास 100 की एनर्जी थी जिसमें कि 60 की एनर्जी लॉस हो गई करंट के इस रेजिस्टेंस से गुजरने पे, तो कितने की एनर्जी बच गई मेरे दोस्तों? 40 वोल्ट की। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 40 वोल्ट का पोटेंशियल होगा यहाँ पर। बात समझ आ रहा है? तो ए पॉइंट का लिख देंगे पोटेंशियल होगा 40 वोल्ट। करेक्ट बात है क्या? अच्छा, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल आपको पूछा, देखो बी पॉइंट है, बी पॉइंट का पोटेंशियल। तो फिर तो वही करंट तो सेम है। अच्छा, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर लॉस कितने का हो गया बताओ जल्दी से? 30 का। इसके क्रॉस 30 का लॉस होना, पहले से अपने पास कितना था? 40। 30 का लॉस हो गया तो बचा कितना? 10 वोल्ट। ये 40 वोल्ट और ये 100 वोल्ट। समझ रहे हो? तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया बता दो जल्दी से? 10 वोल्ट। अच्छा, एक चीज बढ़िया चीज देखो, यहाँ पर 10 वोल्ट था, ड्रॉप भी कितने का हुआ? 10, तो इसलिए यहाँ पर क्या बचा? 0। तो ऐसे सब कुछ सेट रहता है, मतलब एकदम करंट इलेक्ट्रिसिटी में, है ना? तो आपको समझना चाहिए कि हमने यहाँ पर कौन कौन सी चीजें क्या क्या देखी है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लोग रिलेट करने वाले हैं ऐसा ही एक क्वेश्चन, जिसमें हम लोग करंट को ना लेकर के हम लोग किसको लेंगे? हीट ट्रांसफर का एक सवाल लेंगे और समझेंगे कि उसको कैसे बनाना है। ठीक है, तो पॉज करते हैं वीडियो को। चलो, तो एक बहुत ही प्यारा सा सवाल हम लोग कर रहे हैं। देखो, इसको हम लोग क्या फिर से एनालॉजी में पढ़ेंगे, जैसे हमने वहां पर करंट में सवाल को सॉल्व करना सीखा, करंट निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, इस तरीके से चीजें हम लोगों ने वहां पर निकाली थी, वैसे हम लोग इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे। सपोज हमको एक क्वेश्चन दिया है जहाँ पे 2 रॉड है, एरिया 2a, लेंथ l, कंडक्टिविटी k। एरिया a, लेंथ l, कंडक्टिविटी 4k, सोर्स का टेम्परेचर 200 और सिंक का टेम्परेचर 50। ये सब दिया हुआ है। ये पॉइंट x बोल रहा है, हमसे पूछ रहा है इस रॉड में कितना हीट फ्लो होगा, है ना? मतलब हीट फ्लो का रेट पहले रॉड में कितना होगा, हीट फ्लो का रेट दूसरे रॉड में कितना होगा, ये 2 बात पूछी गई है। ठीक है ना? तो ठीक है, इसको बिठा देते हैं थोड़ा सा। पहले रॉड और दूसरे रॉड में हीट फ्लो का रेट पूछा हुआ है, और नेक्स्ट हमसे पूछा हुआ है कि टेम्परेचर x पॉइंट का कितना होगा। तो आओ इसको सॉल्व करें। सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए? सिंपली आपको सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि इस वाले का रेजिस्टेंस R1 है, इस जगह का रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी मैं फिलहाल के लिए क्वेश्चन थोड़ा मिटा दे रहा हूं ताकि मुझे सॉल्व करते जाने। सपोज इस वाले रॉड का रेजिस्टेंस R1 है। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, L/Ka होता है। तो L/K एरिया 2a, और वैसे ही इस पार्ट का रेजिस्टेंस R2 मान लिया, तो इसका कितना होगा? L/Ka मतलब 4Ka। याद रख लो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला थर्मल रेजिस्टेंस का L/Ka, 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 याद रख लो। तो यहाँ पर अगर मैं देखो इसको देखता हूँ, अगर R2 को सपोज अगर मैं R मानता हूँ, R1 को 2R मानना पड़ेगा। मेरी बात से सहमत हो आप लोग? ऐसा कैसे कर दिया मैंने? देखो, इसको अगर R कंसीडर कर लिया L/4Ka को, तो इसको कितना कंसीडर करना पड़ेगा? 2R, क्योंकि ये डबल है ना इससे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही मैंने ये थर्मल रेजिस्टेंस लिख लिया, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ कि कैलकुलेशंस में थोड़ी सी आसानी हो। उसके बाद में क्या करूंगा, तुरंत इस सवाल को मैं करंट में कन्वर्ट कर लूंगा। मैं ऐसे लिखूंगा, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, यानी कि टेम्परेचर कितना है? 200 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है? 2R, और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है? R। और अब सबसे पहले हम लोग क्या करना चाहेंगे, हम लोग ये निकालना चाहेंगे कि करंट कितना है, पहले वाले में कितना करंट जा रहा है और दूसरे वाले में कितना करंट जा रहा है। तो सबसे पहले ये बताओ, कितने लोगों को लगता है कि यहाँ पर अलग करंट फ्लो होगा और यहाँ पर अलग करंट फ्लो होगा, या सेम करंट फ्लो होगा? जी हाँ, आंसर है सेम करंट होगा, क्योंकि भाई साहब ये दोनों सीरीज में है ना। सीरीज की प्रॉपर्टी यही होती है कि करंट क्या होता है? सेम होता है, चाहे वो हीट करंट हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल करंट हो। तो हम लोग ये देखेंगे कि जो हीट करंट निकालेंगे, I = V/R होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन I इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर करंट क्या होगा? देखो, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? 150 का पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ 200, यहाँ 50 है, तो डिफरेंस कितने का हो गया? 150 का।
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार? 0 होता तो 200 लिख देता मैं, डिफरेंस देखना है ना, तो मैं लिखूंगा V बाय आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट है 3R, तो ये हो जाएगा 50 बाय आर। यहां से भी वही हीट करंट होगा और यहां से भी वही हीट करंट होगा। अच्छा, तो इसको अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमको आंसर निकालना है तो आर की वैल्यू डाल देते हैं। आर की वैल्यू क्या है, L/4K, ये तुरंत लिख दो, 50 डिवाइडेड बाय L/4K, ऊपर चला जाएगा तो 4K मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा कितना 200 KA/L। ये अपना हीट करंट हो जाएगा। इससे भी वही हीट करंट होगा, इससे भी वही हीट करंट होगा। सही बात है क्या? अच्छा, अपने से एक और चीज पूछा कि इस पॉइंट X पे क्या टेम्परेचर होगा। जैसे अपन वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप करके लिखते थे पोटेंशियल, वैसे यहां पर भी लिखेंगे। चलो करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मुझे ये करंट मिल चुका है। करंट कितना मिला मेरे को, 50 बाय आर। आर के फॉर्म में क्यों लिख रहा हूं, ताकि आसानी से कट जाए। तो सोचो, फिर से बना देता हूं अच्छे से समझने के लिए, सबका समझना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कितने का करंट आ रहा है, तो आप बोलोगे 50 बाय आर का करंट आ रहा है, ये करंट है। यहाँ पर कितने का टेम्परेचर है, तो आप बोलोगे 200। तो क्या टेम्परेचर लॉस होगा जब इसके थ्रू जाएगा? हाँ, लॉस होगा। तो अच्छा, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 2R। तो यहाँ पर लॉस कितना होता है, लॉस हम लोग कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल लॉस IR। टेम्परेचर लॉस कैसे लिखेंगे, IR। आई की वैल्यू कितनी है, 50 बाय आर इंटू V इक्वल टू IR होता है ना, इंटू 2R। तो सोचो RR कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो ये वैल्यू आएगी 100 वोल्ट। कितनी आएगी, 100। आप सोचो, आपके पास पहले कितना था, सोचो 200। आपने यहाँ पर कितना लॉस कर दिया, 100। तो यहाँ पर बचा कितना, बताओ जल्दी से, 100 वोल्ट। तो इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर कितना है, एक्स पॉइंट में क्या टेम्परेचर है, तो आंसर है 100 वोल्ट। अच्छा, इसको और वेरीफाई करते हैं। देखो, करंट तो सेम ही रहेगा, करंट बदलेगा नहीं, यहाँ पर 0 हमको पता है। अच्छा, करंट कितने का है, 50 बाय आर का है, 0 नहीं 50 है, सॉरी यहाँ पर 50 गलती है मेरी, माफ कर देना, 50। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, ये देखो। तो यहाँ पर अगर मेरे को ड्रॉप निकालना है तो निकाल सकता हूँ। हाँ, तो ड्रॉप क्या होता है, आई आर। तो आई की वैल्यू कितनी है, देखो 50 बाय आर इंटू आर। तो आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50 वोल्ट। तो देखो, यहाँ पर अगर 100 और यहाँ पर ड्रॉप कितने का हो रहा है, 50 का। ड्रॉप कितने का हो रहा है, 50 का। देखो ना यार, ड्रॉप निकालना हूं आई आर करके, V इक्वल टू आई आर, ऐसे ड्रॉप निकालना पड़ता है आपको करंट चला करके। तो यहाँ पर ड्रॉप कितने का है, 50 का। तो ये 100 था, ड्रॉप हो गया 50 का, तो बचा भी कितना, 50 डिग्री सेल्सियस। तो सही है, करेक्ट है, सब कुछ सही आ रहा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखो, एक तो अपना क्यूब ये निकालना था, तो ये आ जाएगा कितना, 200 KA/L, और यहाँ का टेम्परेचर आ जाएगा, वोल्ट लिख दिया मैंने, और डिग्री सेल्सियस में आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट में अपन देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन से कैसे एनालॉजी करेंगे, उसके बाद हम चीजों को मिला करके पढ़ेंगे। बहुत मजा आने वाला है, बने रहिए, जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे। जय जिनेंद्र।